नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सनाडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, मैं स्वयं गवर्नमेंट कर्मचारी हूं और 8 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव रखता हूं। इस कारण मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने में समर्थ हूं। रीट साइंस मैथ्स को मैं पूरा कवर करूंगा और इस वीडियो मैं रीट का सेकंड वीडियो डाल रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट कंटेंट दिया है, तो चलिए वीडियो अंत तक देखते हैं। परमाणु की संरचना की शुरुआत 1806 में जॉन डाल्टन की जो परमाणु अवधारणा थी वहाँ से होती है। जॉन डाल्टन की जो परमाणु अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग परमाणु एक अविभाज्य कण है। अब ऐसा कैसे संभव है कि कोई कण अविभाजित हो जिसे विभाजित ही नहीं किया जा सकता? तो यही प्रश्न ने इंसानों को परमाणु की जो संरचना है उसे और ज़्यादा डीप में स्टडी करने पर मजबूर किया। 1879 में निर्वात नलिका की खोज विलियम क्रुक ने करी, जिससे इसके अंदर और ज़्यादा बल मिला। 1886 में सबसे पहले ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस निर्वात नली पर प्रयोग किया। इस निर्वात नलिका को हम लोग कैथोड ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग विसर्जन नलिका के नाम से भी जानते हैं। इस नली की संरचना आपके सामने है। इस संरचना में आप देख रहे हैं, मैंने उच्च ताप और उच्च दाब पर विसर्जन निर्वात नलिका का या विसर्जन नलिका का हमने ये फ़ोटो बनाया है। अब उच्च ताप और उच्च दाब क्यों, उसके पीछे कारण देखना। आप देखें, यहाँ एक एनोड है, एक कैथोड है। इसमें जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज का, और कैथोड के आगे लिखा हुआ है छिद्रित। छिद्रित से मेरा अर्थ है कि इसमें से कोई भी विकिरण आर पार जा सकती है क्योंकि उसमें पोर्स हैं। आगे की तरफ एक ZnS जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ है जिसे फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसमें 10,000 से 20,000 वोल्ट का करंट प्रवाहित हो सकता है। 10,000 से 20,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये एनोड और कैथोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। गर्म होने की वजह से अंदर भरी हुई जो हीलियम गैस है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है हीलियम गैस के कण, ये हीलियम गैस के कण बहुत ज़्यादा गति करने लगते हैं क्योंकि आपको पता है गैस को जैसे ही ऊर्जा देते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेगी तो वो इन दीवारों पर टकराएगी, गैस की इस नलिका की दीवार पर टकराएगी। इस नलिका की दीवार पर जैसे टकराएगी तो यहाँ दबाव उत्पन्न होगा। ये दबाव बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो लिखा मैंने उच्च दाब, और क्योंकि यहाँ वोल्टेज की वजह से ये इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं इसलिए लिखा मैंने उच्च ताप। तो यहाँ उच्च ताप तो रखा जाता है, पर इस उच्च दाब की कंडीशन को हम बदल देंगे। उच्च दाब को हम लोग लाएंगे निम्न दाब पर। निम्न दाब पर लाने के लिए मैंने यहाँ क्या लगा रखा है, वैक्यूम पंप। जैसे ही वैक्यूम पंप से हम लोग इसमें से लगातार गैस को निकालते रहेंगे ताकि इसके अंदर की तरफ जो दाब है वो कम हो जाए। दाब आपको याद रखना है, निम्न दाब है और उच्च ताप है। निम्न दाब और उच्च ताप पर किसी भी गैस के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उसकी वजह से वो गैस क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है आयनित हीलियम गैस के कण। आयनित हीलियम गैस के कणों में से अब दो चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ जो हमें पता है। उस टाइम इन साइंटिस्ट को नहीं पता था कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उनको बस ये पता था कि ये तो अविभाज्य है, इसमें से कुछ निकलना ही नहीं चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो जाएंगे एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव पार्ट है हीलियम का वो जाएगा कैथोड की तरफ। अब कैथोड की तरफ गए तो कैथोड में तो छेद है। छेद होने की वजह से ये जो हमारे कण थे हीलियम गैस के कण, वो पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जाकर के टकराए। पर्दे पर जाकर टकराने से वहाँ पर एक ग्रीन लाइटनिंग पैदा हुई जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, न्यूड आइज से नहीं देख सकते। उसकी वजह से वहाँ एक हरी प्रतिदीप्ति ग्रीन फ्लोरोसेंस उत्पन्न हुआ। ग्रीन फ्लोरोसेंस उत्पन्न होने की वजह से ये पता पड़ा कि कोई चीज़ है जो एनोड से ट्रेवल करके कैथोड की तरफ आया और कैथोड के जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जाकर के टकराया। एनोड से आ रही है, इसका मतलब एनोड पर उत्पन्न हुई होगी, ऐसा माना उन्होंने।
एनोड से उत्पन्न होता हुआ मानने की वजह से ये जो किरणें थी जो कि कैथोड की तरफ जा रही थी, इसीलिए उन्होंने नाम दिया एनोड किरणें। एनोड किरणें नाम दिया सबसे पहले किसने? ई गोल्डस्टीन ने एनोड किरणें। एनोड किरणें नाम देने के बाद में उन्होंने, क्योंकि यहाँ एक सुरंग की तरह कैथोड में छेद थे, उस सुरंग में से निकलती हुई ये रेस दिख रही थी, इसीलिए सुरंग को कैनाल किरणें इन्होंने नाम दिया। समझ में आ गया होगा आपको कि इन्होंने कैनाल किरणें क्यों नाम दिया, क्योंकि यहाँ ये किरणें सुरंग की तरह निकल रही थी। ठीक है जी। इसके बाद में एनोड रेस को ही कैनाल रेस कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैंने यहाँ इन कैनाल किरणों के गुण लिखे हैं। कैनाल किरणों का पहला गुण आपके सामने है, एनोड से उत्पन्न होने के और कैथोड पर गमन करने के कारण एनोड किरणों को ये एनोड किरणें कहलाती है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती है। हाँ जी, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होने का अर्थ ये हुआ कि इनका खुद का भी मैग्नेटिज्म है, खुद भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र से वही विक्षेपित होता है जो खुद का भी चुंबकीय क्षेत्र रखता है। इसका मतलब ये जो एनोड किरणें हैं इनका खुद का चुंबकीय क्षेत्र है, जिस कारण ये बाहर से अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाया जाए तो उससे विक्षेपित होती है। दूसरी बात, धनावेशित होती है, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये नेगेटिव पोल की तरफ ट्रेवल करती है। इस चीज़ को समझे आप, नेगेटिव पोल की तरफ ट्रेवल करती है। इस चीज़ का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल लगाऊं तो ये नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगी। ये किरणें इस तरह से झुक जाती है नेगेटिव पोल की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किरणें हैं इनके अंदर धनावेश है। नेक्स्ट बात देखें, ये कण हल्के धातु के पंखे पर डालने पर पंखा चलने लगता है। बहुत ही लाइट मेटल की जो विंग्स लगाए, बहुत ही छोटा माइक्रो नैनो पार्टिकल के साइज़ का, तो ये जो है वो उस पंखे को घुमा देती है। अब पंखे को घुमा देती है, इसका मतलब ये है कि ये जिनको हम बार बार किरणें बोल रहे हैं, ये किरणें नहीं है, ये कण है। इन कणों में द्रव्यमान है और द्रव्यमान जो है वो दाब लगाता है, दाब की वजह से वो पंखा घूमने लगता है। इसका मतलब ये कण है। कौन से कण? धनावेशित कण। ये धनावेशित कण है, इनके अंदर ऊर्जा होती है। ऊर्जा का पता कैसे पड़ा? एक मेटल की प्लेट रखी, उसके ऊपर इनको लगातार फायर करे, मेटल की प्लेट गर्म हो गई। गर्म क्यों हुई? क्योंकि ये जो कण है उस पर आकर टकराते हैं और अपनी ऊर्जा उस प्लेट में स्थानांतरित करते हैं। जैसे ही प्लेट में स्थानांतरित करते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और प्लेट गर्म हो जाती है। इससे पता पड़ता है कि ये ऊर्जा युक्त धनावेशित कण हैं। ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। कैसे पता पड़ेगा? सीधी रेखा में गमन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, यहाँ बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दें, तो इस ऑब्जेक्ट की जो परछाई है वो जस्ट इसके पीछे बनती है। ऑब्जेक्ट की परछाई पीछे बनने का मतलब है कि जो किरणें वो कहाँ से आ रही है? सामने से आ रही है। तो सामने से आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? सीधी रेखा में गमन कर रही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो कण है जिनको हम बोल रहे धनावेशित कण, इन कणों को 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा। जी बिल्कुल। अगर खोज का श्रेय पूछा जाए कि इसकी खोज का श्रेय किसको है, जब तो आपको जवाब देना है ई गोल्डस्टीन। और आपसे पूछा जाए कि इसका नाम देने का, प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो नाम देना है अपने को रदरफोर्ड। ये बात याद रखना, 1919 में रदरफोर्ड ने बताया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक यूनिफाइड मास होता है। एक यूनिफाइड मास आपको लास्ट वीडियो में समझ में आएगा कि एक यूनिफाइड मास क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है आपको। तो एक यूनिफाइड मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। याद रहना चाहिए आपको। इसका आवेश कितना होता है प्रोटॉन का? तो एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका E/m रेशियो, E/m रेशियो क्या है? चार्ज और द्रव्यमान का रेशियो। मतलब ये जो 1.67 × 10⁻⁻27 का डिवाइड करना है किसमें? 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम में। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा 9.5 × 10⁴। आप घर पे ट्राई करिएगा, पर ये किलोग्राम को पहले ग्राम में बदल लीजिएगा, तब आंसर आएगा। और प्रोटॉन को किस तरह से दर्शाते हैं? न्यूक्लियर सिंबल क्या है इसका? तो ये याद रखिए 1p1 इसका न्यूक्लियर सिंबल है। समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1886 के 10 साल बाद। 1886 के 10 साल बाद 1896 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज करी। अभी तक हम लोगों ने देखा था एनोड किरणें। कैथोड किरणों की खोज करने की वजह से इनको 1896 में नोबेल प्राइज़ मिला था।
इन्होंने अभी जो आपने ऊपर देखा था एनोड किरणों की खोज, वो सेम एक्सपेरिमेंट करा है, बस उल्टा। वहाँ आपने देखा था कि यहाँ कैथोड छिद्रित था, पर इन्होंने क्या किया, एनोड को छिद्रित कर दिया, कैथोड बिल्कुल सही ले लिया। तो आप देखेंगे कि जो कैथोड है उस पर तो कोई किरणें दिखाई नहीं देगी, पर एनोड पर किरणें दिखाई देगी। इसका मतलब जस्ट उल्टे रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रेवल करेगा, जो हमारा किरणें ट्रेवल करेगी, वो करेगी कैथोड से एनोड की ओर। तो इसका मतलब इन किरणों को नाम क्या देंगे हम लोग, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्योंकि एनोड की तरफ जा रही है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे एनोड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, नेगेटिव, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये ऋणावेश युक्त किरणें हैं। ये भी चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होगी, क्योंकि इनके अंदर भी खुद का चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैथोड से उत्पन्न होगी और एनोड पे गमन करेगी। ऊर्जा युक्त कण है, सेम वैसे की वैसे ही मेटल पर डालने पर वो मेटल गर्म हो जाता है। भारी धातु, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट ये कई बार कई एग्जामों में पूछा हुआ है, मैंने कई एग्जाम दिए, उनमें ये क्वेश्चन आता है कि कौन से पार्टिकल्स को या कौन सी किरणों को जब हम भारी धातुओं पर गिराते हैं तो वो एक्सरे उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। एक्सरे उत्पन्न करने की क्षमता केवल और केवल किसकी होती है, कैथोड किरणों की होती है। अब क्योंकि ये ऋणावेशित कण हैं, इन ऋणावेशित ऊर्जा युक्त कणों को जीजे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ये थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, न्यूक्लियर सिंबल -1E0 होता है, ये आपको याद रखना है। ये न्यूक्लियर सिंबल कब काम में आते हैं, जब आपको बोला जाता है कि किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई तो बताओ नया बना हुआ एटम क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, वहाँ आपको ये सिंबल काम में आते हैं। वो अभी यहाँ पूछने वाले नहीं है, तो अभी डिस्कस करने का कोई काम नहीं है। इसका आवेश आपको याद रखना है, प्रोटॉन का जो आवेश था वही इसका आवेश है, बस इसका आवेश नेगेटिव में -1.66 × 10⁻19 कूलम। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसका यूनिट याद रखना है 4.8 × 10⁻10। ये चार्ज कहाँ से फाइंड हुआ, तो ये याद रखना मूलिकन का तेल बूंद प्रयोग है। तेल बूंद प्रयोग आपको याद होना चाहिए, 11th क्लास के अंदर आता है। अभी क्योंकि 11th क्लास का लेवल नहीं है इसीलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, बाकी आपको याद रखना है इसके लिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और ये 1 यूनिफाइड मास के कितना इक्वल होता है, तो 1 यूनिफाइड मास के 1840 का डिवाइड कर दो 1/1840, है ना। तो 1840 1/1840 U होता है। EM रेशियो मैंने आपको समझा ही दिया था, याद रखना है इसका। EM रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.7 × 10⁻8 कूलम पर ग्राम, है ना। अब जो हमारे जे थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोज लिए हैं, तो लोगों ने इससे पूछा भाई आपने इलेक्ट्रॉन खोजे हैं और वो ई गोल्डस्टिन ने प्रोटॉन खोजे हैं, तो बताओ कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। अब जी दोस्तों, अभी तक आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है। तो जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है तो असमंजस की स्थिति में जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके अंदर इन्होंने ये चीज़, ये हाइपोथेटिकल कुछ जैसा था, इन्होंने शायद ज़्यादा कुछ प्रयोग नहीं करे। इसी वजह से इन्होंने बताया कि जो हमारा एटम होता है वो एक तरबूज की तरह होता है। इस तरबूज का बाहरी खोल जो होता है, लाल लाल फ्लैशी पार्ट जो होता है ग्रीन और लाल वाला, वो तो पूरा का पूरा एक धनात्मक गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए पाए जाते हैं। ये बात बोलने के बाद इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना गया। अब इसके अंदर उन्होंने एक बात और बोली कि जो धनायन और ऋणायन का मान है वो बराबर है, इसीलिए पूरा का पूरा परमाणु ही उदासीन होता है। ये बात उन्होंने बोल दी तो भाई जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे वो भी प्रयोग करेंगे इसी बात को माइंड में रख करके। तो जब रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया तो ये इस चीज़ को नहीं समझा पाया, ये जो मॉडल है स्वर्ण पत्र प्रयोग के रिजल्ट्स को, इसी वजह से ये मॉडल सरासर फेल हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। परमाणु की संरचना में फिर 1908 से लेकर के 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने काम किया। रदरफोर्ड को 1908 में परमाणु की संरचना देने के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो था उन्होंने जो परमाणु संरचना दी उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, स्वर्ण पत्र प्रयोग। स्वर्ण पत्र प्रयोग में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि उन्होंने सोने का ही यूज़ क्यों किया। सोने का ही इसलिए यूज़ किया क्योंकि गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा
पीटा जा सकता है, आघात वर्धनीय सबसे ज़्यादा गोल्ड है, इतना पीटा जा सकता है कि वो बहुत ही थिन फॉइल में बदल सकता है। इतनी थिन फॉइल कि वो 1000 एटम की पतली झिल्ली बन गया। इतनी पतली झिल्ली के ऊपर जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने जो रिजल्ट देखे उसके अकॉर्डिंग परमाणु संरचना दी। अब यहाँ भी कई बार सेकंड ग्रेड तक में भी प्रश्न आ चुका है कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण बहुत आसान है। हीलियम जो है उसमें से हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो बचा क्या, हीलियम का नाभिक बचा, वो ही नाभिक अल्फा कण होता है। तो द्विआवेशित मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे हीलियम पर। तो हीलियम का जो द्विआवेशित कण है उसके वो ही हमारा अल्फा पार्टिकल कहलाता है, अल्फा कण कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर 4 कण और बच रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बच रहे हैं, इसीलिए उसका द्रव्यमान 4u होता है। इन अल्फा कणों की बौछार जब झिल्ली पर कराई, देखिए मैंने यहाँ एक फ़ोटो बनाया है जिसके वैसे तो 1000 एटम बनाने संभव नहीं है, इसीलिए केवल मैंने एक ही एटम पर जो भी बातें हुई वो बातें मैंने यहाँ पर दर्शाई है। तो इससे इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कणों की बौछार करने पर इन्होंने क्या निष्कर्ष देखे, इन्होंने देखा कि अल्फा कणों में से ज़्यादातर अल्फा कण तो ये ZnS की प्लेट पर जाकर के टकरा दिए। कुछ अल्फा कण जो है वो जाने सीधे चाहिए थे पर अपनी डायरेक्शन बदल दी, और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो गए और वापस से अपनी जगह पर चले गए, 180 डिग्री रोटेट कर गए, 180 डिग्री रोटेट कर गए। तो उसके मन में प्रश्न आया कि ऐसा क्या है, ऐसी कैसी स्ट्रक्चर है कि इस तरह के 3 रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। तो जब 3 रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। उसने बताया कि परमाणु के भीतर का जो अधिकतर भाग है वो रिक्त है, इसीलिए ज़्यादातर कण जो है वो उसमें से बिना टकराए जा रहे हैं। उसमें से धनावेशित भाग बहुत ही कम है, जो बहुत ही कम धनावेशित भाग है वो बीच में है। बीच में का मतलब हो गया इसने नाभिक की खोज कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी प्रश्न आ जाए कि नाभिक की खोज किसने करी, तो हमें आंसर देना है रदरफोर्ड ने करी। अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि भाई प्रोटॉन का नाम किसने दिया, तो भी हमें आंसर देना है रदरफोर्ड ने दिया। बताना 1908 में परमाणु की संरचना को खोजने का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। स्वर्ण पत्र प्रयोग किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। यहाँ हम लोग आगे बात करते हैं धनावेशित केंद्र को ही हम लोग नाभिक कहते हैं। अब इसके बाद इसने स्ट्रक्चर क्या दी, इसने बोला कि सबसे पहले तो बाहर की तरफ एक भाई बीच में तो नाभिक हो गया और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन अगर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पर फिजिक्स वालों ने इसको टोक दिया। फिजिक्स वालों ने इसको बोला कि भाई कोई भी चीज़ किसी के भी चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा का ह्रास होएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगी और धीरे धीरे बीच की तरफ ट्रेवल करने लगेगी और फाइनली वो सेंटर में ही गिर जाएगी। जैसे ही सेंटर में गिर जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो अस्थायी है, इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो गया तो परमाणु भी अस्थायी हो गया। तो परमाणु का अस्थायी मॉडल इसी के मॉडल को बोला। या हम लोग एक बार इसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि केंद्र धनावेशित जिसे नाभिक कहा जाता है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसी में रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के ये इंपॉर्टेंट है, नाभिक का आकार और परमाणु का आकार दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 m और परमाणु का आकार 10⁻−10 m मीटर के तुलना में बहुत ही कम होता है। तो यहाँ दोनों के बीच का अंतर भी आपको याद रखना है, 10⁵5 का अंतर है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु का आकार और नाभिक के आकार में कितना अंतर है, 10⁵5 का। ठीक है, तो क्योंकि ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम की स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल हो जाती है, इसीलिए ये मॉडल हो गया फेल। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि भाई मॉडल्स किस तरह से आए, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ तक ही इसे विश्राम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके, जिससे आपका नॉलेज और इनहेंस होता जाए। चलिए अब तक पढ़े हुए के कुछ क्वेश्चंस कर लें हम लोग। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो अल्फा कण अभी मैंने जस्ट पढ़ाया कि ये नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न आपको खुद को करना है, किसका ईएम रेशियो सर्वाधिक होगा, चार्ज और मास रेशियो सर्वाधिक किसका होगा। तो आप देखिए चार्ज क्या है, जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो चार्ज है, तो हीलियम का चार्ज होगा 2। सर्वाधिक किसका होगा, तो मास क्या होता है, मास होता है हीलियम का 4, तो 2/4, इसका मतलब पहले का आंसर आएगा 1/2। बिल्कुल, देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। हीलियम के लिए हीलियम का
जो हमारा आवेश है वो है 2 और इसका जो चार्ज, इसका जो मास है वो होता है 4, तो 1/2 आएगा पहले का आंसर। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास, जो चार्ज है वो है 1 प्लस लगा हुआ है इसीलिए, और इसका जो मास होता है वो भी होता है 1, तो हमारा आंसर आएगा 1, दूसरे वाले का आएगा 1। हीलियम का वापस, हीलियम का अभी दे रखा है 1 इसका चार्ज और डिवाइड बाई इसका मास हो जाएगा 4, तो 1/4 आंसर आएगा तीसरे का। और चौथा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर तो अभी कोई चार्ज ही नहीं दे रखा है इसलिए 0 और डिवाइड बाई इसका मास 1, तो ये तो आंसर बहुत ज़्यादा अलग ही आएगा। तो हम आंसर देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा आंसर आ रहा है किसका, 20 का, ये बी का, बी तो H+ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग थर्ड, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग, बिल्कुल 100% तो नहीं पर लगभग 99% प्रोटॉन के जैसा ही होता है। तो प्रोटॉन का होता है 1U, तो आपको पता ही है 1U, तो इलेक्ट्रॉन का तो 1/1840 U था ना, तो आंसर हो जाएगा ए कि भाई 1840 गुना। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कौन विक्षेपित नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र से कौन विक्षेपित होता है, पहली बात चुंबकीय क्षेत्र से वो विक्षेपित होता है इसमें आवेश होता है। तो इनमें देखिए कौन किसमें आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन आंसर होगा। न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता, बाकी पॉजिट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे कण पढ़ेंगे जिसमें हम लोग प्रोजिट्रॉन, मेसोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इन सब की बातें करेंगे, बोहर मॉडल की बातें करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 5वां प्रश्न देखिए, और इस वीडियो की जो PDF है वो इसमें जो भी मैंने कंटेंट बनाया है इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद में उस लिंक पे क्लिक करना है जिससे आप सॉल्यूशन एकेडमी के पेज पर डायरेक्ट चले जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसकी PDF डालता रहता हूँ, जिसके बाद आपके पास में PDF के नोट्स मिल जाएंगे। आगे देखिए 5वां, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उससे फ़ायदा ही होगा। 5वां ये होगा, 1 मोल प्रोटॉन का आवेश कितना होता है। बिल्कुल याद रखना है, 1 मोल प्रोटॉन और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होगा। बिल्कुल आवेश कैसे निकालना है, तो 1 मोल के अंदर 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 × 10⁻23, और इनके आवेश से गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात देखिए, 96,500 कूलाम। अब मेरे को नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आऊँगा तो आपसे प्रश्न पूछूंगा कि 96,500 कूलाम किसका मान होता है, ये भी आपको याद रखना है। नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि 96,500 किसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखिए, मेसोन की खोज किसने की। मेसोन की खोज किसने करी, याद रखें युकावा ने करी। परमाणु का आकार नाभिक के आकार से कितना गुना बड़ा होता है, 10⁵5 गुना। निम्न में से किसको भारी धातु पर डालने पर एक्सरे उत्पन्न होती है। तो अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि कैथोड किरणों को भारी नाभिकों पर डालने पर एक्सरे उत्पन्न होती है, और कैथोड किरणों को जीजे स्टोनी ने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन। 9th क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश ESU में क्या होता है। बिल्कुल याद रखना, आपको वापस से फॉरवर्ड करके आप देख लीजिएगा ESU में क्या होता है। और परमाणु का अस्थायी मॉडल किसने दिया, आपको पता होना चाहिए। परमाणु का अस्थायी मॉडल दिया किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम लोग आगे से आगे और वीडियो बनाते रहें।